आज हम बायोकेमिस्ट्री का अगला टॉपिक प्रोटीन पढ़ेंगे। प्रोटीन शब्द ग्रीक शब्द प्रोट्यूज से बना है, जिसका अर्थ है प्राथमिक महत्व या प्राइम इम्पोर्टेंस। क्यों ये प्राथमिक महत्व या क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि हमारे शरीर की वृद्धि, अनुरक्षण आदि क्रियाओं के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, अतः प्रोटीन को जीवन का यौगिक भी कहते हैं। अब प्रोटीन की परिभाषा, तो परिभाषा देखिए, एमिनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले जटिल जैव बहुलक ही प्रोटीन कहलाते हैं। जो प्रोटीन होता है वो सभी जीवित कोशिकाओं में उपस्थित होता है। प्लांट्स की अपेक्षा जो जंतु होते हैं उनमें प्रोटीन होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर के नाखून, बाल, एंजाइम, एंटीबॉडी, इसके अलावा हीमोग्लोबिन आदि सभी में प्रोटीन पाया जाता है। अब आगे अपन पढ़ते हैं प्रोटीन का संगठन। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। अब प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है तो इसमें क्या क्या तत्व मौजूद होंगे? एक तो नाइट्रोजन, कार्बनिक यौगिक होने के कारण इसमें क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, साथ में पाई जाती है ऑक्सीजन और सल्फर। तो ये पांचों ही तत्व प्रोटीन में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन में कुछ मात्रा में फास्फोरस, आयोडीन तथा धातुएं जैसे कि फेरस, मैग्नीशियम, कॉपर या जिंक भी पाई जाती हैं। ये निर्भर करता है अलग प्रोटीन के, कौन सी प्रोटीन है उस पर निर्भर करता है कि कौन सा तत्व मौजूद होगा इनमें से। आगे देखिए, प्रोटीन का जब अपन किसी प्रोटीन का अपन आंशिक जल अपघटन करवाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? पेप्टाइड प्राप्त होता है। उस पेप्टाइड का आगे जल अपघटन प्राप्त करवाने पर हमको मिलते हैं एमिनो एसिड। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोटीन का पूर्ण जल अपघटन करवाने पर क्या प्राप्त होंगे? एमिनो एसिड प्राप्त होंगे। अतः प्रोटीन की परिभाषा, एमिनो एसिड से बने हुए वे पेप्टाइड जिनका अणुभार 10,000 से अधिक होता है प्रोटीन कहलाते हैं। ऐसे पेप्टाइड जिनका अणुभार कितना होना चाहिए? 10,000 से ज़्यादा होगा, वही क्या कहलाएंगे? प्रोटीन कहलाएंगे। अगर किसी पेप्टाइड का अणुभार 10,000 से कम है तो वो प्रोटीन नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? केवल एक पेप्टाइड ही कहलाएगा। आगे हम ये जान गए हैं कि प्रोटीन है वो एमिनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। तो अब अपन पढ़ेंगे एमिनो एसिड्स। अब देखिए, जो एमिनो एसिड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एमिनो और एसिड। मतलब कोई कार्बनिक यौगिक होगा जिसमें एमिनो भी होगा और एसिड भी होगा। तो कार्बनिक यौगिक जिनके अणु में एमिनो मतलब NH2 समूह और साथ ही एसिड समूह मतलब कार्बोक्सिलिक समूह COOH पाया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड बोलते हैं। जैसे कि ये एक एमिनो एसिड है, ये कार्बनिक यौगिक है। इसमें इस कार्बन से देखिए, एक तरफ तो जुड़ रहा है COOH, एक तरफ जुड़ रहा है NH2 और दो क्या जुड़ रहे हैं? हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। तो इसमें एमिनो समूह, NH2 समूह भी मौजूद है, साथ में COOH कार्बोक्सिलिक समूह भी मौजूद है। तो ये क्या है? एक एमिनो एसिड है और इस एमिनो एसिड का क्या नाम है? ग्लाइसिन है। तो देखिए कितने एमिनो एसिड होते हैं? 20 एमिनो एसिड होते हैं जिनसे कि पूरी प्रोटीन बनी होती है। जितनी भी प्रोटीन होती है वो कितने एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है? केवल 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। आगे हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एमिनो एसिड। तो देखिए, जैसे एमिनो एसिड होते हैं उनके रूढ़ नाम पद्धति ही प्रचलित है। इनका IUPAC नाम, जैसे इसी यौगिक का हम ग्लाइसिन का IUPAC नाम देखें तो कितने कार्बन है? 1 और 2। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह पास में होता है। तो पहला पोजीशन तो आप COOH वाले कार्बन को दे दी और दूसरी इस वाले कार्बन को। दूसरी समूह पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? एमिनो समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 एमिनो। 2 कार्बन है तो एथ और COOH है तो क्या हो जाएगा? एथेनोइक। तो इसका नाम हो जाएगा 2 एमिनो एथेनोइक अम्ल। ये इसका क्या नाम है? IUPAC नाम है। परंतु हम जो एमिनो एसिड का कौन सा नाम याद रखेंगे? केवल रूढ़ नाम ही याद रखेंगे। इनको संक्षेप में 3 अक्षर या आगे का एक अक्षर से भी अपन व्यक्त करते हैं। जैसे कि ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन को अपन संक्षेप में क्या लिख सकते हैं? GLY या फिर केवल G।
ऐसे ही एलेनिन, इसको ALA या फिर A से लिखते हैं। वैलिन को VAL या V से। सीरीन को SER या S से। तो आपको अगर कहीं पे भी VAL लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब क्या है, कौन सा एमिनो एसिड है, वैलिन है। GLY मिल जाए तो ग्लाइसिन है। तो ये तो था नॉमेनक्लेचर ऑफ एमिनो एसिड। आगे हम पढ़ते हैं अनिवार्य या आवश्यक एमिनो अम्ल। तो अभी अपन ने जाना था कि 20 एमिनो अम्ल ही ज्ञात है जिनसे कि कई सारी प्रोटीन्स बनी होती हैं। ये 20 एमिनो अम्ल ही अलग अलग प्रकार से संयुक्त होकर के अलग अलग प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करती है, जो कि शरीर की वृद्धि, विकास और कई अन्य कार्य करती हैं। जो ये प्रोटीन के अणुओं में जो एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, इनका संश्लेषण सभी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में होता है, लेकिन कुछ उच्च जाति के जो जंतु होते हैं जैसे मानव वगैरह हैं, उनमें केवल 10 एमिनो अम्लों का ही संश्लेषण होता है और 10 एमिनो अम्लों का संश्लेषण नहीं होता है। तो जिन एमिनो अम्लों का संश्लेषण मानव के अंदर नहीं होता है, उन एमिनो अम्लों को अपन बोलते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, क्योंकि उनको अपन को बाहर से भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है। तो वे आवश्यक एमिनो अम्ल या एसेंशियल एमिनो अम्लों की परिभाषा हो जाएगी वे एमिनो एसिड जिनका संश्लेषण मनुष्यों के शरीर में नहीं होता, इन्हें भोजन के द्वारा अपन बाहर से लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। और आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या कितनी है, 10 है। 20 में से 10 का तो हमारे शरीर के अंदर संश्लेषण हो जाता है और 10 का संश्लेषण नहीं होता, इनको अपन बाहर से लेते हैं। तो इन 10 के क्या नाम हैं, तो देखिए, पहला है ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, लूसिन, लाइसिन, फेनिल एलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टिडीन। अब इनको कैसे याद रखें, तो इनको याद रखने की ट्रिक है ये टीवी मिल पाथ। टी से ट्रिप्टोफैन, वी से वैलिन, एम से मिथ्योनिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से लूसिन और ये अगला वाला एल है उससे लाइसिन, पी से फेनिलएलिन, ए से आर्जिनिन, टी से थ्रियोनिन और एच से हिस्टिडीन। तो ये इसको याद करने की, इन आवश्यक एमिनो अम्लों को याद करने की एक ट्रिक है जिससे कि अपन इनको आसानी से याद कर सकते हैं। दुग्ध प्रोटीन, जो हमारा दूध होता है उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है कैसिन, और ये कैसिन में सभी प्रकार के एमिनो अम्ल, ये सभी 10 प्रकार के आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। इस कारण से दूध को हम एक संपूर्ण आहार भी बोला गया है। आगे देखिए, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। तो पेप्टाइड क्या होते हैं, 2 एमिनो अम्ल मिलकर के जो नया अणु बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। और इन दोनों के मध्य 2 अमीनो अम्लों के मिलने के कारण इनके मध्य जो बंध बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंध। जैसे कि ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन का आपने सूत्र देखा था CH2 NH2 COOH, ये ग्लाइसिन का एक अणु है। ऐसे ही अगला वाला ग्लाइसिन NH2 CH2 COOH। अब इसमें देखिए, यहाँ से इस कार्बोक्सिलिक समूह में से OH समूह और इस NH2 समूह में से हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर के निकल जाएं जल के अणु के रूप में। तो बचेगा क्या, CH2, इधर NH2, इधर CO, क्योंकि OH तो निकल गया है, बचा क्या, CO, और इधर क्या बचा, H निकलने के कारण बचा क्या, NH। तो HN और फिर CH2 COOH। तो यहाँ पर ये जो नया बंध बन गया है इस CO और NH के मध्य, ये जो बंध है ये ही क्या कहलाएगा, पेप्टाइड बंध। तो 2 एमिनो एसिड मिलकर के क्या बनाएंगे, एक पेप्टाइड का अणु बनाएंगे, और दो से अधिक अगर एमिनो अम्ल मिल रहे हैं तो उनको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों के जल का अणु भी निकला है साथ में एक। तो पेप्टाइडों का वर्गीकरण अब हम आगे पढ़ते हैं। डाइपेप्टाइड,
जिसमें 2 अमीनो अम्ल संयुक्त होंगे उन्हें अपन क्या बोलेंगे, डाइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड, ट्राई यानी 3 अमीनो अम्ल संयुक्त होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, ट्राइपेप्टाइड बोलेंगे। टेट्रापेप्टाइड, जिनमें 4 अमीनो एसिड संयुक्त होंगे उनको क्या बोलेंगे, टेट्रापेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड कब बोलते हैं, जबकि 10 या इससे अधिक एमिनो एसिड आपस में संयुक्त होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाएंगी। और जब इन पॉलीपेप्टाइड चेन का अणुभार 10,000 या इससे अधिक हो जाएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वो एक क्या कहलाएगी, प्रोटीन कहलाएगी। अगर 10,000 से कम है तो पॉलीपेप्टाइड कहलाएगी और 10,000 से अधिक है तो उसी पॉलीपेप्टाइड को अपन क्या कह देते हैं, प्रोटीन कह देते हैं। आगे हम देखते हैं बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन। तो इसमें पहला है कोशिका के रचनात्मक अवयव। तो देखिए सजीवों के शरीर के कई अंग होते हैं या कई भाग होते हैं वो केवल प्रोटीन के ही बने होते हैं। जैसे हमारे बाल और नाखून हैं वो केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। संयोजी ऊतकों में कोलेजन प्रोटीन होती है और मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन होती है। अगली इम्पोर्टेंस है एंजाइम या जैव उत्प्रेरक की। तो कई एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं और एंजाइम रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो अभिक्रियाएं होती हैं जैसे श्वसन है, उसके अलावा पाचन है, इन सभी में एंजाइम काम में आते हैं। हार्मोन के रूप में तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं। जैसे इंसुलिन हार्मोन है या थायरॉक्सिन हार्मोन है। शरीर की सुरक्षा में तो जो एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन होती हैं वो भी किसकी बनी होती है, प्रोटीन की ही बनी होती हैं। शरीर की वृद्धि व मरम्मत कार्य में तो शरीर की वृद्धि तथा मरम्मत कार्य में तो शरीर का संपूर्ण बाह्य आवरण तथा मांसपेशियां प्रोटीन की बनी होती है जो कि आकार को बढ़ाती रहती है। हमारे शरीर में आंतरिक उपापचय क्रियाओं के कारण भी ऊतक प्रोटीन का क्षय होता रहता है जो कि एमिनो एसिड से इनकी मरम्मत होती रहती है। अगला जो है इसमें एक और पॉइंट है वो है ऑक्सीजन वाहक के रूप में। तो जो हम श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं वो रुधिर में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन से ही हमारे शरीर के अन्य भागों में जाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन वाहक का कार्य कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किससे मिलके बना हुआ है, प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। तो ये तो था प्रोटीन का बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।